बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से पार्टी के अंदर भी बड़ी तशवीश थी और जो केसेस ज़ेर इल्तवा थे और अदालतों के अंदर उनको डेट्स नहीं मिल रही थी, उसके हवाले से भी पीटीआई के अंदर बड़ी ही तशवीश थी और उनकी फ़ैमिली को भी मुलाकात के हवाले से, बेटों से बात करने के हवाले से, इन हवालों से बड़ी तशवीश थी। जो कुछ कंसर्न जो थे वो तो रिसेंटली दूर हो गए। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद उनकी अपने बेटों से बात भी हुई, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया गया और उसके बाद एक केस जो 190 मिलियन पाउंड्स का था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लगा और उसके बाद उनकी जो सेहत के हवाले से उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ फराहम करने के हवाले से केस था, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसका फ़ैसला आज आ गया। अपील ये की गई थी कि उनको शफा आई ट्रस्ट में मुंतकिल कर दिया जाए उनकी आँख की अलालत के हवाले से। लेकिन अदालत ने जो फ़ैसला दिया उसमें अदालत ने एक बोर्ड को तश्कील करने का हुक्म दे दिया, शिफ्ट करने का हस्पताल में उन्होंने मना कर दिया। और इस पे आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली बुखारी, पीटीआई के रहनुमा हैं, माहिर कानून भी हैं। बुखारी साहब, वेलकम टू दी शो। बहुत शुक्रिया फराज आपका। जी, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? अदालत से रिलीफ तो मिलना शुरू हो गया है पीटीआई को, जो केसेस ज़ेर इल्तवा थे वो भी लगने लगे और अब एक बोर्ड भी तश्कील देने का कहा है। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी जो शफा आई हॉस्पिटल के रेटिना के एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान के रेटिनल सबसे बड़े रेटिनल सर्जन, अगर उनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया फराज आपका। देखिए फराज, इस तरह नहीं है। मैं समझता हूँ कि कोई रिलीफ हमें कोर्ट से नहीं मिला जी, और जो रिलीफ हमें मिलना चाहिए था इनफैक्ट वो भी नहीं मिला, क्योंकि हमारी प्रेयर क्या थी और उसके बाद डिसीजन क्या आया। जी, समझने की बात ये है। जी, बात यह है कि हमने तो प्रेयर ये की थी कि जी उनकी फैमिली की मुलाकात कराई जाए और उनके उनके सेहत से हवाले से जो तशवीश है उसको दूर किया जाए, नंबर 1। जी, नंबर 2 चीज़ ये कही गई थी कि हमारे जो डॉक्टर थे, 2 डॉक्टर, उनको इजाज़त दी जाए जो खान साहब की सारी हिस्ट्री जानते हैं जी, उनकी हेल्थ के हवाले से और उनके पर्सनल फिजिशियन हैं। उसी तरह जिस तरह डॉक्टर अदनान जो है वो नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल, फिजिशियन थे और उनको बाकायदा दिया गया, इजाज़त दी गई। डॉक्टर आसिम जो थे वो आसिफ अली जरदारी साहब के फिजिशियन थे, उनके डॉक्टर थे पर्सनल, उनको दी जाती थी। इसी तरह हमने कहा जी कि हमारे डॉक्टर्स को जो है वो इजाज़त दी जाए। और इससे कबल इमरान खान साहब की सेहत खराब होने से कबल 2023 के अंदर 3-4 विजिट्स हमारे डॉक्टर्स ने ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट किए। उन्होंने बता के जरा सारे थॉरली चेकअप कराए। नंबर 1 वो भी नहीं एक्सेप्ट हुई। नंबर 3 हमने ये कहा था कि जी आप खान साहब को शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, नॉट द शफा आई हॉस्पिटल। शफा आई हॉस्पिटल फराज आपको पता है पिंडी में है जी, और शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है दैट इज इन इस्लामाबाद। जी, हमारी क्यूरी ये थी, हमारी बात ये थी कि जी खान साहब को क्योंकि क्लॉटिंग हुई आंख में, जी, तो क्लॉटिंग वैसे नहीं होती, हम सबको पता है। गो कि मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन इतना मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि जी, क्लॉटिंग क्या होने का कोई रीजन होता है। बिल्कुल, आया वो दिमाग की वजह से, ब्रेन में कोई खुदा ना खासा इशू है, हार्ट में कोई इशू है, 6 बुलेट्स उनको लगी हुई थी, कोई टांग से प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो सारी चीजें एक दफा पूरी थॉरली, जिसको आप कल्चर टेस्ट से लेके हर चीज कहते हैं, वो एक दफा हो जाती है उनकी और तसल्ली हो जाती है कि उनको किसी किस्म का कौन क्या इशू अल्लाह ना करे है तो नहीं। जी, लेकिन वो चीज टर्न डाउन की गई, वो भी नहीं मानी गई। तो ये बेसिक पॉइंट्स तो हमारे ये थे कि जी आपने नवाज शरीफ साहब को जेल में भेजा, इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उन्हीं जस्टिस अतर मनल्ला साहब जिनको ये गाली गलौज देते हैं उन्हीं का ऑर्डर था और आमिर फारूक साहब का ऑर्डर था। दी देन वन ऑफ देम वाज चीफ जस्टिस और दूसरे उनके साथ सीनियर प्यूनी जज थे। इसी तरह जरदारी साहब के ऑर्डर्स भी है, उन्होंने 2 साल इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड, जिसको प्राइवेट वार्ड कहते हैं, वहां पर गुजारे थे। तो हमने तो ये कहा कि यार उनको जरूरत है तो ले आए एक दफा। सारा ये जो आपने एक बनाई हुई है, मैं कहता हूँ कि सारी क्योस फैली हुई है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, जी, तो वो यही है कि जी इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट नहीं हो रही सही। अच्छा, ट्रीटमेंट की उनको जरूरत क्यों पड़ी कि आपको पहले लाया गया सैटरडे वाले दिन और इस लेवल पे आपके आंख का प्रॉब्लम हो गई थी या उनकी 85% नजर जा चुकी थी जब उनको लाया गया और इंजेक्शन दे के उनको वापस ले जाया गया, प्रोसीड किया गया 20 मिनट का। जो गवर्नमेंट रिपोर्ट आई, जो अमेकस की रिपोर्ट आई, वो उसकी जी, मैं बात कर रहा हूँ। जी, फिर उसके बाद दोबारा 1 महीने बाद लाया गया और ये आप मेरे साथ प्रोग्राम में कई इनके सिटिंग मिनिस्टर्स जो हैं, सो कॉल्ड मिनिस्टर ही कहता हूँ मैं, क्योंकि जिसके अल्ले पल्ले कुछ ना हो तो वो सो कॉल्ड ही होता है, तो वो उन्होंने कहा कि जी हम आएंगे नेक्स्ट डेट पे, आपको बताएंगे, बुलाएंगे जब खान साहब बुलाएंगे, और फिर रात की तारीखी में उनको लाया गया और ले जाके वापस उनको बंद कर दिया गया। सो अब तो हमें तो पता ही नहीं कि उनकी ट्रीटमेंट क्या हो रही है, कैसे हो रही है, क्या चीज हो रही है। और ये जो डॉक्टर्स 2 बनाए गए जिनको बोर्ड कहा गया, ये तो पहले ही मौजूद थे ऑलरेडी।
इन्हीं दो डॉक्टर्स ने पहले भी खान साहब को विजिट किया, इन्हीं दो डॉक्टर्स ने खान साहब की ट्रीटमेंट के लिए उनको सजेस्ट किया और वो पिम्स लेकर आए। यही दो डॉक्टर्स थे वो जिनके हवाले से सारी रिपोर्ट सामने आई। तो बात कहने का ये है कि इसमें कौन सी नई अली, चीज आ अगर गई? आप मुझे हम तो इजाज़त कह रहे थे दें, कि जी अगर आप जी मुझे इजाज़त दें, क्या ऐसा नहीं है कि रेटिना में अगर मसला है और जो खान साहब की डिज़ीज़ है वो एक सीवियर रेटिनल डैमेज टू द राइट सेंट्रल वेन, ओक्लूजन शुड आई से, तो इसके अंदर तो रेटिनल सर्जन ही देखेगा और डॉक्टर नदीम कुरैशी अगर देख रहे हैं तो इफ़ फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज़ रिक्वायर्ड, यानी अगर वो समझते हैं आंख के डॉक्टर देखने के बाद कि फर्दर इनको देखनी चाहिए कोई और चीज़ें या टेस्ट रिक्वायर्ड हैं, तो आपको नहीं लगता ये राइट कोर्स ऑफ एक्शन होगा एंड द एक्सपर्ट शुड डिसाइडेड, या हम मफरूज़ों पे रहेंगे कि पहले सारे टेस्ट, बिल्कुल सारे टेस्ट होने चाहिए? वो तो जेल के अंदर भी कैदी की सेहत के हवाले से सारे के सारे टेस्ट रेगुलरिटी के साथ होते हैं और जो बानी पीटीआई हैं वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि उनके बाकी टेस्ट ना होते हों। ज़ाहिर है मसला तो आंख में है, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई मज़ीद करें प्लीज़। बिल्कुल आपने सही कहा फराज भाई। बात यह है कि हम तो यही कह रहे हैं कि टेस्ट रिपोर्ट्स तो आई कोई नहीं ना खान साहब की जो बाकी बॉडी के हवाले से थी, या ये डिस्क्लोज होना ही हुआ ही नहीं, ये इसकी इंटरोगेट ही नहीं हुआ कि यार उनको ये क्लॉटिंग होने की वजह क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो रेटिनल स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो बिल्कुल कुरैशी साहब हैं। तो हमने क्या कह दिया, हमने क्या कुरैशी साहब भी रहे, जो दूसरे डॉक्टर थे वो भी रहे, इनके साथ दो डॉक्टर्स और ऐड कर दें ताकि जो हमारी भी तो तसल्ली चाहिए ना, आपको सेटिस्फेक्शन ऑफ द घर भी तो चाहिए ना यार, आपको होम भी तो चाहिए। इशू ये है कि आपको लॉ क्या कहता है। हम तो कहते हैं जी लॉ ये कहता है आपको 795 जो आज पढ़ा गया, जिसे बड़ी तकरार हुई कि सबसे पहले आपने बताना है अपने घर वालों को कि जी कोई भी मरीज हो, उसमें इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी जो आपका जो प्रिजनर है उनकी हद तक बात करूँ, तो क्या घर वालों को बताया गया? तो उसका जवाब क्या आया कि जी हमने इत्तला दे दी थी उनकी बेगम साहबा को, क्योंकि उनकी बेगम साहबा वहीं कैद थी इसलिए हमने उनको इत्तला दे दी। मतलब ये तो कोई यार सेंस नहीं बनता ना, और ना ये कोई आप संसिकर में रह रहे हैं कि आप बातें करते रहेंगे और लोग समझते रहेंगे। तो इतना बड़ा इशू तो है खान साहब को, आपको अल्टीमेटली 3 साल बाद जेल से निकाल के लाना पड़ा रात की तारीकी में, और फिर वापस ले जाना पड़ा, फिर हॉस्पिटल में लेके आए। तो अगर मैं ये कहता हूँ उनका, या उनकी बहन ये कहती है, या उनका बेटा ये कहता है, या उनकी बीवी ये कहती है, या कोई रिलेटिव ये कहता है कि हमें आप पे एतबार नहीं है, आप तो 2 डॉक्टर्स और ऐड कर लें, उन 2 का नाम भी लिख के ले आए, और जो ऑलरेडी पहले जेल जाते रहते थे, जो 2024 तक जो है, 2023 तक जो है, 23-24 तक जो है वो खान साहब को विजिट करने जाते थे, उन्होंने कभी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट बाहर आके नहीं दी, कोई ऑन रिकॉर्ड देखें सारे के सारा। अच्छा, तो आपने उनको हॉस्पिटल लेकर आना, तो खान साहब को आप रोज हॉस्पिटल 2 दफा तो लेकर आए ना, फिर आप लाएं उनको शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लेकर आए, वहां पर उनके सारे बॉडी टेस्ट करें, चेकअप करें, और हमें कहें जी ये रिपोर्ट्स आ गई हैं उनकी, तो हम कहें जी ओके फाइन। हम कैसे तसल्ली करें फराज भाई, मुझे ये तो बताएं आप चाहते हैं कि रिपोर्ट टेस्ट करवाए जाएं और रिपोर्ट्स को पब्लिक किया जाए? जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को अली? बिल्कुल आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? अब आपकी, जैसे आप फरमा रहे हैं कि तसल्ली नहीं हुई। जी देखिए यार फराज, बात यह है कि ये जो फैसला उन्होंने किया है ना, इस फैसले को मैं जो उन्होंने आर्गूमेंट सुने, जो उन्होंने कोर्ट में अपने व्यूज शेयर किए, उनसे बिल्कुल बरक्स फैसला है। मैं सारा दिन कोर्ट में था और 3 बजे वहां से हम निकले, जब ये सारी बजे तक, और 15 मिनट का गैप हुआ जज साहब अंदर गए कि हम आके फैसला सुनाते हैं। तो मैं बड़ा होपफुल था, सच्ची बात है कि यार इसमें, और हमने मांगा क्या है, कोई ऐसी इलीगैलिटी तो हमने चीज, कोई मैं कहता हूँ ना, जिसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा रिलीफ भी हमने नहीं मांगा, हमने नॉर्मल रिलीफ भी नहीं मांगा। हमने नहीं कहा खान साहब को आप जो है वो जेल में शिफ्ट कर दें और पक्का वहीं रख लें, हमने नहीं कहा कि उनको बेल आउट कर दें, हमने नहीं कहा कि उनकी पिटीशन जल्दी लगा दें। हमने तो एक बात की यार, जो अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक इस मुल्क के खुदादाद है पाकिस्तान, जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, कि यार हमारा राइट तो हमें दे दें, कम से कम सेहत की हद तक तो दे दें यार। आपने सारे राइट इन्फ्रेंच कर लिए, आपने वोटों, लोगों की करोड़ों वोटों का जो है वो सत्यानाश कर दिया, 17 सीटों वाला वजीर आजम बन के बैठ गया। सारी बातें एक साइड पे रख लें, वो हमारा पॉलिटिकल इशू है, हम पॉलिटिकली इसको डील करेंगे, लेकिन यार सेहत और जिंदगी के साथ तो मजाक मत करें ना। इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने कोई गलत बात की, या आप इसको कहेंगे कि नहीं अली बुखारी आपने बायस्ड बात की। मैं कहता हूँ कि यार आप को ये कहना चाहिए था, कोर्ट में डिसीजन आना चाहिए था, ओके जी इनका फिजिकली एस्पेक्ट कराएं, इसको पूरा विजिट करवाएं हॉस्पिटल का। शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में है ना, आप कहते हो कि जी हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, यहाँ से करवा रहे हैं। अच्छा, आपको शफा पे एतबार नहीं था, तो या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आप कहते हैं बड़े अच्छे हॉस्पिटल इस्लामाबाद में और ही बन चुके हैं, आपको कलसूम हॉस्पिटल भेज देते, आप कहते ओके फाइन, आपको हम
मारूफ भेजते हैं। अच्छा चलें, PF का E9 में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है, वहाँ आप जाएं जी, सारे रिपोर्ट्स वहाँ से कराएं। आपका कोई बंदा चला जाए, आपके अपने 2 डॉक्टर चले जाए, अच्छा बहनों को भी नहीं भेजते हम अली बुखारी को भी नहीं भेजते कि आपके यार करीबी वकील है, आपके करीबी साथी हैं, आपके वर्कर हैं, हम उनकी बेगम साहिबा को भी नहीं ला सकते। ओके फाइन, या 2 डॉक्टर्स तो साथ जा सकते थे ना, कि वो उनके साथ कंपनी करते। और बिलीव मी, मैं तो बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि खान साहब के बच्चों की बात हुई, खान साहब के साथ कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट बाहर आई, कोई उन्होंने पॉलिटिकल बात की नहीं। इसी तरह जो है खान साहब के ये जो डॉक्टर जिनका हमने नाम दिए थे दोनों, उनके पर्सनल फिजिशियन, ये 5 विजिट इनफैक्ट विद सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन कर चुके थे प्रायोर टू 26 नवंबर 2024। खान साहब को जेल में विजिट कर चुके थे उनकी सेहत के हवाले से, उन्होंने कभी कोई स्टेटमेंट दी नहीं दी। तो यार हम तो पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, हम तो जेन्युइन फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कर रहे हैं। और मैं समझता था कि इसके ऊपर शायद जुडिशरी को भी थोड़ा सा एक स्टेप आगे आना चाहिए था, और हुकूमत को भी बुखारी साहब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि कैदी मुतमईन ना हो तो क्या होगा, तो हुकूमत ने कहा कि मेडिकल ऑफिसर का मुतमईन होना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको कशमकश देख रहे हैं अदालत और हुकूमत के दरमियान में, या अदालत ने तो मतलब क्लियरली ये बात जी कोई भी अदालत और हुकूमत में मैंने कशमकश नहीं देखी। अच्छा, अदालत ने जब पूछा हुकूमत से कि जी वो आपकी कस्टडी में, उन्होंने कहा जी हमारी कस्टडी में, इनकी जिम्मेदारी, उन्होंने कहा जी हमारी जिम्मेदारी है। भाई ये जज ना भी कहे तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को जेल में होता तो उसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी मरियम नवाज साहिबा के ऊपर है कि वो पंजाब की वजीर आला है और जेल उनके नीचे आती है, और सीधी सीधी मियां शहबाज शरीफ के ऊपर है जो प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि सारे केसेस फेडरल गवर्नमेंट के, सारे कंप्लेनेंट मुद्दई सारे के सारे जो है वो आपके फेडरल गवर्नमेंट है। और बात यह है कि किसके ऊपर फिर आप इल्जाम दे सकते हैं, इन्हीं के ऊपर दे सकते हैं ना। ये तो ना भी जज कहते तो हमें पता था, या ये प्रोसिक्यूटर ना भी कहते हैं, आपके एडवोकेट जनरल ना भी कहते हैं कि जी हमारी जिम्मेदारी है, भाई है ही आपकी जिम्मेदारी, अंडरस्टूड है, आप ही कस्टडी में, उनका बाल भी बीका होता है तो आप जवाब दें, इसमें तो कोई दूसरी राय थी नहीं, इसमें कौन सी बात ऐसी आ गई। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि उन्होंने पूछा कि आप अस्पताल लेकर जाएंगे, उन्होंने कहा जी हमें जरूरत पड़ी हम लेकर गए। अच्छा यार, आप पिम्स ले गए, घर वालों को एतराज है पिम्स के ऊपर, तो आप शिफा ले जाएं, और सिंपल सी चीज थी। ये भी नहीं उसके अंदर हमने कहा था कि यार आप उनको शिफा ले जाएं और वहां एडमिट करा लें, या ये बता दें कि हम इस टाइम जा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाए, आप लेके जाएं, शिफा हॉस्पिटल लेके जाएं, घर के किसी बंदे को साथ बता दें, ले जाएं आप। लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू किस तरह हो सकता है यार। अच्छा, वहां जाके सारा चेकअप कराएं और 2 डॉक्टर्स आपके हों, आपने अपॉइंट किए हैं बोर्ड के अंदर, 2 हमारे आ जाते, 4 वो कहते ओके फाइन जी, खान साहब के सारे टेस्ट ठीक है, इनको जेल इनको अस्पताल दाखिल करने की जरूरत नहीं है। तो हम कहते हैं ओके फाइन जी, हमारे बंदे भी थे, आपके भी थे, एक जेन्युइन बात आ गई, सारी रिपोर्ट्स आ गई, सारे उनके सारे जितने भी फिजिकल टेस्ट थे वो हो चुके, बॉडी टेस्ट हो चुके। तो इसके बाद अगर उनको जरूरत नहीं है तो खान साहब जेल में है, ठीक है फाइन, हम लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करते। और अगर उनको डॉक्टर्स कह देते नहीं जी इनको यहाँ पर ऐसी ट्रीटमेंट चाहिए जो ट्रीटमेंट जेल में नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली फराज भाई फिर उनको जो है हॉस्पिटलाइज होना चाहिए था। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो मैं समझता था कि ये जो बची खुची मैं कहता हूँ और एक बड़े अदब से अल्फाज यूज करता हूँ कि जो आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट था वो अब बन गया, क्योंकि सबॉर्डिनेट इदारा बन गया ना अब तो, क्योंकि उसके अपॉइंटमेंट तरीकाकार बदल गए, उनके ट्रांसफर तरीकाकार बदल गए, तो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जस्टिस बहुत मुश्किल हो गया है अब पाकिस्तान में। तो अली आप आगे किस तरह, जाहिर है पीटीआई खामोश तो नहीं बैठ सकती, या जाहिर है कंसर्न है, सेहत के कंसर्न है, मुलाकात के हैं, जिस तरह आपने ये आवाम के आगे बात रखी अपना मौक़िफ़, इसके अंदर क्लियरली यही है कि मेडिकल की जो बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं उन तक एक्सेस हो, घर का कोई बंदा बीच में इन्वॉल्व हो और सारे टेस्ट हो जाएं। मुझे तो जो आपकी बात से समझ आया वो, अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप इसके ऊपर एग्री कर लें मेरे साथ। बिल्कुल जाहिर है, तो लाएअमल आपका क्या है, आगे लाएअमल क्या है आपका, अगर ये सिचुएशन इस तरह अभी है जिसको आप देख रहे हैं और फेस कर रहे हैं, आगे आपने क्या सोचा, आप क्या करेंगे? क्योंकि जाहिर है आप विड्रॉ तो नहीं कर सकते इस अपने मुतालबे से, क्योंकि जायज़ मुतालबा है, तो फिर आप क्या करेंगे आगे? फराज देखिए ना, ये आपने बिल्कुल सही बात की, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ और 100% एग्री करता हूँ। देखें, खुदा ना खास्ता हमारे भी बुजुर्ग हैं, आपके बुजुर्ग हैं, किसी के बुजुर्ग को कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले कौन जाता है? सबसे पहले हम लोग जाते हैं, अपना ब्लड रिलेशन, फैमिली जाती है। देखिए ना, फैमिली जाती है, जाना भी चाहिए, अंडरस्टूड चीज है। आपका किसी भी बुजुर्ग का कोई सर्जरी होती है तो वो एक फॉर्म पहले आपसे फिलअप करते हैं, उसमें कौन साइन करता है? उसमें वारिस साइन करते हैं ना यार, वारिस करते हैं। अच्छा, आप जाते हैं, आप जब भी आपका कोई टेस्ट होता है, आप हॉस्पिटल जाते हैं, सबसे पहले आपको आउटडोर टिकट मिलता है, आपका नाम इंटर होता है, उसके बाद आपके सारे ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, वाइटल्स करते हैं पहले, बिल्कुल, उसके बाद फिर प्रोसीड करते हैं जी, उसके बाद प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड करने के बाद सारा प्रोसीजर लिखते हैं कि ये हमने कर दिया है,
अब ये काम हम करेंगे, अच्छा ये होगा जनाब आपका प्रोसीजर होने के बाद अब हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसके बाद आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है। यार जी ये सारी चीजें क्या नापैद हो गई हैं इमरान खान साहब के लिए, या मैंने कोई अनहोनी बात कर दी है जो खान साहब ने को ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही। देखें, मैंने एक बात और कही कोर्ट में, आज हमारे एक वकील साहब थे जी गालबन डॉक्टर बाबर रवान साहब ने कही, बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी भाई आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह की चीजें आई है ना, मुलाकातों में प्रॉब्लम आई, सेहत में आई, तो 4 मैं आपको एग्जांपल्स दे के जा रहा हूँ, प्रेसिडेंट्स दे के जा रहा हूँ। 1920 की अली ब्रदरांस की, जी उनको अदालत में बुलाया गया इसी तरह। उसके बाद दूसरी एग्जांपल उन्होंने दी खान अब्दुल वली खान साहब की, उनको जो है इसी तरह जब नहीं लाया गया तो कोर्ट ने बुलाया, उन्होंने कहा ओके हम बुला के देख लेते हैं। कोर्ट ने खुद देखा, उनको देखने के बाद किया। एक तीसरी एग्जांपल दी उन्होंने जनाब जुल्फकार अली भुट्टो की, कि जब सुप्रीम कोर्ट में प्रॉब्लम इसी तरह हो गई मुलाकातें और सेहत के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया, उनको बुला के उनको खुद देखा। तो आप भी बुला लें, या तो कोर्ट में बुला लें ना आप, ओके कहें ठीक है जी खान साहब को लें। जी और वो जो बाइंडिंग है हमारे हर अदालत के ऊपर, वो इसी से रिलेटेड है कि करारदाद मकासद भी, इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं, इनिशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जी कि वो ये राय ये हक देता है कि जी आपने हर काम अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक करने हैं। और आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कोई मुल्क पाकिस्तान में ऐसी नहीं हो सकती जो अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए कानून के कॉन्ट्रेरी हो। जी तो मतलब ये है कि हमने आज सारी एग्जांपल्स दी, खुश हुआ। सच्ची बात है, फैसला सुन के मैं कुछ भी ना हो ना, कम से कम अगर कुछ भी नहीं होगा ना, तो जो 2 डॉक्टर्स हमने कहे थे वो 2 डॉक्टर्स बोर्ड में शामिल हो जाते हैं। और अगर वो शामिल हो जाते हैं तो बहुत सी चीजें सोल्यूशन की तरफ चली जाती हैं, बहुत सी चीजें सोल्यूशन की तरफ चली जाती हैं। ओके जी, आपका जो आई स्पेशलिस्ट है वो भी मौजूद है, एक जी गवर्नमेंट के डॉक्टर भी मौजूद हैं, जो पर्सनल फिजिशियंस भी मौजूद हैं, बिल्कुल और ये सारे के सारे खान साहब को से मिल के बातचीत करके चीजें क्लियर हो जाती, बहुत जी से डाउट्स खत्म हो जाते, बहुत सी चीजें खत्म हो जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। अब मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से पे आता हूँ। जी देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है, अब ये है ना कि ये तो नहीं हो सकता कि खान साहब अंदर हो और वो बीमार हो और हम बैठ के हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे। जी जिस लेवल पे भी होगा फराज भाई, जितना भी होगा, जब तक जान में जान है खान के साथ खड़े हुए हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो मुल्क के खुदादाद है, पाकिस्तान के लिए इस टाइम इमरान खान साहब का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने इर्द गिर्द सिनेरियोज आप देख लें। जी आप आपकी ये सो कॉल्ड हुकूमत, वजीर आजम जाते हैं बगैर पार्लियामेंट को एतमाद में लिए हुए, बगैर कैबिनेट को एतमाद में लिए हुए, जाके बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बन के आ जाते हैं, साइन करके आ जाते हैं। सो ऐसी चीजें होती हैं कि आपको इतने सिक्योर बैठे हुए हैं, हमें बड़े सोच समझ पड़ेगा और उस लीडरशिप के साथ चलना पड़ेगा जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। फराज, मैं एक चीज आपको बताता चलूं, आज मैं देखें तो उसके ऊपर डीपीएस के ऊपर सबसे ज्यादा तस्वीरें अली खामनाई साहब की होंगी। क्यों होंगी जी अली खामनाई की तस्वीरें? कभी सोचा है आप? खामनाई साहब 40 साल तक ऑलमोस्ट ईरान के सुप्रीम लीडर रहे, उनका कोई अकाउंट बाहर नहीं था, उनके बच्चों की कोई एजुकेशन बाहर नहीं थी, उनके करप्शन का 0 इल्जाम था, और अल्टीमेटली तो मैं जाऊंगा नहीं तो मैं बाहर खड़ा हूँ। और शहादत की तो आज लोग क्या कर रहे हैं, लोग मिसाइल आ रहे हैं और लोग बाहर खड़े होकर उनके बेटे को इस्तकबाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बेटे ने अपना बाप शहीद कराया, अपनी माँ शहीद कराई, अपने बहरहाल बच्चे शहीद उनके कराए, अपनी उनके बहन उनके शहीद कराई, बहनोई बुखारी साहब, उनके बेटे 12 साल की उम्र से उनके साथ थे, उनकी तमाम शहादतों को जिंदगी लेकर खड़े उन्होंने हुए हैं वो, अपने और वालिद पूरी के साथ दुनिया के वक्फ साथ की, लड़े, सुपर पूरा पावर उन्होंने देखा जिस तरह उन्होंने सिस्टम चलाया। को भी दांत उन खट्टे कर जी दिए उन्होंने, फैक्चुअल पोजीशन से। फराज, सिर्फ मैं ये कह रहा था कि जी हमें लीडरशिप की जरूरत है। अवाम जिसके पीछे खड़ी होती है ना, क्या आज तक आप समेत किसी ने प्रोग्राम किया कि यार कराची में 16 लोग हमारे शहीद हो गए? किसी एम्बेसी में, पूरी दुनिया में एहतजाज हुए हैं, हर जगह एहतजाज हुए हैं। इस्लामाबाद में 6 बंदे शहीद हो गए हमारे, यार किस बात पे? अगेंस्ट अमेरिका अगर आप करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो यार इस तरह होती हैं चीजें आपकी। क्या आज मैं या आप एज अ मुस्लिम बात करूं, एज अ पाकिस्तानी बात करूं, किसी पार्टी के हवाले से भी बात नहीं करूं, जी कि अगर एक किसी मुल्क का एक सेक्रेटरी ऑफ द वॉर जो है बैठ के हमारे मजहब के ऊपर बात करे, या खुदा ना खास्ता हमारे नबी के ऊपर हमें क्या है कि आप अलयूज का शिकार हो चुके हैं, ठीक है ना, ये 12 हैं और ये इस्लाम और ये क्रूसेड्स हैं और उसके जंगे हैं, तो यार हम क्या जवाब देना भी फर्ज नहीं समझते यार? बिल्कुल बिल्कुल हम इसका जवाब, बिल्कुल अली, हम इसका जवाब बिल्कुल देते भी हैं और हम इसका जवाब देंगे भी। सही, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मज़हब के ऊपर अगर एक तरफ से आप बात करेंगे तो दूसरी तरफ से खाली सुन नहीं सकते। मेरा तो यही ईमान है और जाहिर है मेरी तरह तमाम मुसलमानों का यही ईमान है कि मुसलमान अपने मज़हब के ऊपर कोई बात नहीं सुनता। बिल्कुल यही बात, सुनना भी नहीं चाहिए ना, इस्लाम का हिस्सा है ये। जी अगर हम अपना कलमा पढ़ते हैं, हम अपना अल्लाह के वादनीयत का सबूत देते हैं और नबी की रिसालत का हम ईमान रखते हैं, देखें ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारा ईमान है, बिल्कुल ठीक है ना। और बात यह है कि अगर कोई इस तरह बात करता है तो यार कम से कम आपका स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट लेवल पे इसको कंडेम तो कर देना। किसी ने भी जी नहीं किया यार,
हैरत की बात है। तो मैं ये बात कहने का मकसद ये था, वो कि आपके टॉपिक के साथ ये रिलेटेड जी नहीं था, कि यार जब भी अवाम अपने लीडर के पीछे खड़ी होती है ना, वो लीडर बहुत तगड़ा होता है। जी और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज पाकिस्तान में अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, और इमरान खान आज बहुत तगड़ा लीडर। और मैं तो अब ये समझना शुरू हो गया हूँ कि शायद उनके जेल में रहने की वजह भी ये जंगो जदल था, और ये प्लान था कहीं इंटरनेशनल सतह पे कि नहीं इनको अंदर करें। मैं तो साइफर में भी खान साहब का वकील था, शाह महमूद कुरैशी साहब का था, तो हमने तो वो दौर भी देखा कि एक एक फोन पे हुकूमतें टॉपल हुई हैं और खान साहब जेल बुक पे थे। तो बात यह है कि इस तरह तो आजाद मुल्क नहीं चलते। 47 ईयर्स का बैन लगा ईरान के ऊपर। आप 1,000 रुपया पाकिस्तानी देते हैं वहां जाके, तो आपको पता नहीं 10,000 के, 20,000 के, 25,000 तमान मिलते थे। इतनी लो करेंसी हुई, अमीर मुल्क जी हमारी। तो हम तो यही पैदा हुए तो इसी तरह देखते हैं ना फराज। आपने भी यूं ही देखा पाकिस्तान को, बिल्कुल, हमने वो भी तो यूं ही देखा। ऑयल रिच हमने कभी नहीं कंट्री देखा है कि हम कोई साल हो गए जी थे। ऑयल रिच कंट्री थी, और उस टाइम जब इनकलाब आया 1979 में, तो 60,000 अमेरिकन वहां नौकरी करते थे। इतना रिच मुल्क। जी तो बिल्कुल, जिसने अभी भी है, अमीरी से गुर्बत अभी भी देखी, है, उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, तो अमीरी से, इकोनॉमिक स्टेक्स मिल नहीं पाते देखिए उनको, ना, और अमीर तो वो अभी भी है। मैं सिर्फ मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा था कि जिन्होंने अमीरी से गुर्बत देखी और फिर भी वो डटे हुए खड़े हैं, जी तो यार हम लोगों ने तो गुर्बत ही देखी ना। हमारे मुल्क में तो हमेशा से पॉवर्टी का इशू, महंगाई का इशू था। मुझे कोई जवाब नहीं मिल सका। मैं इतने प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि यार सारी दुनिया में फ्यूल प्राइसेस हाई हुई हैं, जी 5% लेवी लगाई गई है। पाकिस्तान में 20% लेवी लगा के रातों रात अरबों रुपए का जैक किन कंपनीज को दिया गया है? कौन सी वो फ्यूल रिच कंपनीज हैं जिनको अरबों रुपए का आपने जैक लगा दिया विद इन नो टाइम? 20% लेवी लगा के हमारे दौर में भी 100+, दोबारा रिपीट करूं, चेक कर लीजिएगा विद जी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, जी $100+ फराज बैरल की कीमत गई थी, लेकिन पेट्रोल की कीमत 146 रुपए, 145 रुपए, 150 रुपया थी। ठीक है। अब बात यह है कि आपका 100 बैरल पे अभी तक नहीं गया, उससे कम आ रहा है। आपने विद इन वन नाइट 55 रुपए पेट्रोल महंगा किया। दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुआ यार। और अभी आपका पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, अभी तो नया तो आ जाए आपके पास। अभी तो आप कहते हैं 28 डेज, 29 डेज, कहाँ से मुल्क को यार गरीब आवाम को लूटेंगे यार? एम टैग, ई टैग, हर तरफ लाइसेंस, पैसे आवाम से ही निकल रहे हैं यार, आपके मेरे जेब से ही निकल रहे हैं। इसके अलावा कोई सोर्स आप मुझे बता दें, 4 सालों में $1 बता दें जो पाकिस्तान में आके किसी ने लगाया हो। $1 की बात करूं, जो मजदूर लोग रेमिटेंस बेचते हैं उसके ऊपर चल रहे हैं, जो IMF पैसे बेचता है उसके ऊपर चल रहा है। 200 कंपनीज पैक हो गई यहाँ पर कॉटन से रिलेटेड, टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई, फैसलाबाद बंद हो गया, 45 मल्टीनेशनल कंपनीज चलेंगी, लेबर ब्रदर्स चला गया, जॉनसन एंड जॉनसन चला गया, शेल चला गया, टेलीनॉर चला गया, मित्सुबिशी चला गया। मतलब आप, और मैं हैरान हूं कि इसके ऊपर ये बात, वैसे जो मैंने आपको कही ना, ये इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी फराज कही थी ये बात, जी और किसी का कोई जवाब नहीं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? जब तक अपने लोगों का ट्रस्ट नहीं आ सकता ना फराज, तो अपने लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा तो बाहर से लोग कैसे आएंगे? आप कैसे उनको अकोमोडेट करेंगे? आप उनको सिक्योरिटी किस चीज की देंगे? आप उनको सेफ्टी किस चीज की देंगे? आप उनको जो प्रॉफिट देखे ना, बिजनेसमैन तब बिजनेस आगे करता है मुल्क में जब उनको ये सारी चीजें अवेलेबल होती है। अगर आपसे सस्ती बिजली उनको बांग्लादेश में मिल रही है तो क्यों आएंगे? आपसे सस्ती लेबर मिल रही है, आपसे कम, यहाँ तो आप एक NOC लेने जाए 50 अदारे आपसे पैसे लेते हैं भाई, और बिल्कुल उसके अली, बाद भी सिक्योरिटी अली कोई नहीं होती। बिल्कुल, आप सारी तरफ ये जो अब आवाम की प्लाइट है, महंगाई ऊपर जा रही है, पेट्रोल 55 रुपए पेट्रोल और डीजल ऊपर चला गया, ये सारी की सारी कॉज ऑफ कंसर्न है। और कुछ इंटरनेशनल मार्केट की वजह से भी, और कुछ हुकूमत की पॉलिसीज़ भी, कुछ IMF की वजह से, जाहिर है इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा एक ऐड करूं फराज, करें, एक चीज ऐड करूं यार, करें। सारा वजन हम IMF पे तो नहीं डालेंगे ना यार। IMF ने दैट तो इज़ अ हमें नहीं कहता फैक्टर। 55 रुपए बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं तो आपकी बात से अच्छा, आप चीज उठा मैं के मान उधर रहा हूँ डाल आपकी देते हैं बात, ये। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन एक फैक्टर है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप उनके प्रोग्राम में हैं तो आपको उनकी सुननी पड़ेगी। सुननी क्यों पड़ेगी? ये एक डिबेट है, इसके ऊपर बात हो सकती है। इंशाल्लाह आपको इनवाइट करूंगा किसी ऐसे प्रोग्राम में जिसमें हम ये बहस भी करेंगे, और ये वैलिड पॉइंट्स हैं, इनसे नज़र चुरा के ना कोई नज़र चुरा रहा है और ना हमें चुरानी चाहिए। ये हमारे ही मसाइल हैं, हमने ही बोलने हैं और हमने ही इनका हल भी निकालना है। मुझे PTI के हवाले से लाए अमल के ऊपर अगर आप थोड़ा सा फिर से बता दें। हमें इसमें कोई शक नहीं है, किसी को भी शक नहीं है। जाहिर है जिस पॉलिटिकल पार्टी को कोई पॉलिटिकल वर्कर सपोर्ट करता है वो उसके साथ भी खड़ा होता है और उसके लिए कुर्बानियां भी देता है। आपकी पार्टी के अंदर भी आपकी जो लीडरशिप है वो बानी PTI के पीछे खड़ी है, लेकिन वे आउट क्या है आपका? अब आपका लाए अमल क्या होगा? आपके साथ खड़े होने में किसी को शक नहीं है। देखें फराज भाई, हमने ना एक चीज तय की थी कि हमने हर काम लीगल फ्रेमवर्क में रह के करना है जी और इस दफा तो हमने एविडेंसेस के साथ करना है, ताकि हर तरह के ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हमारे मत्थे लगा देते हैं। जी तो ये चीज तो तय थी हमारी
कि जी हमने हर फॉरम यूज करना है लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए, ठीक है। अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमने सारे दरवाजे खटखटाए, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा लिया, हाई कोर्ट को भी खटखटा लिया, अभी हमारी पिटीशन लगना भी शुरू हो गई। हम कहते थे यार फैसले तो करो ना, जजेस अंदर ना फैसला करने से क्या करना, फैसला तो करें। किसी ने गलत फैसला किया तो अपनी कब्र खराब करेगा ना। बिल्कुल। राज क्योंकि मेरे अल्लाह और उसका रसूल कहता है कि एक खजूर का फैसला भी काजी और कोई अगर गलत करेगा तो उसका हिसाब भी उसको देना पड़ेगा कब्र में। तो अली किसी बंदे बुखारी, को आपका व्यू किसी पॉइंट बंदे को आ किसी गया। बंदे को आपने मुझे टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें MQM के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर साहब ने ज्वाइन किया है। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और कुछ गवर्नर सिंध की तब्दीली के बारे में कुछ अफवाहें भी चल रही हैं और एक नाम भी सामने आया जिसको वज़ीर आज़म ने नॉमिनेट कर दिया और समरी सदर साहब के पास, आसिफ अली जरदारी साहब के पास भेज दी है। इस मामले पे इनसे बात करते हैं और MQM और PPP की कशमकश के ऊपर भी इनसे बात करते हैं। वसीम साहब, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। कुछ सुन रहे हैं सर कि कामरान टेसोरी साहब को चेंज किया जा रहा है, गवर्नर सिंध को, और पहले से इसके ऊपर कुछ बात शुरू हो गई थी और चहमगोइयाँ हो रही थी और अब निहाल हाशमी साहब का नाम चला गया है। क्या कहेंगे सर आप इस पे? देखिए, ये खबर भी हमें मीडिया से ही मिली है जी। हालांकि एक इखलाकी जिम्मेदारी बनती है PMLN की, प्राइम मिनिस्टर हाउस की, कि वो अपने कोलिशन पार्टनर से जिनसे एग्रीमेंट्स हुए हैं पास्ट में सारे, कि ये जो स्लॉट है ये MQM के पास ही रहेगा जी। और उसके बावजूद बगैर मशवरे के, बगैर किसी डिस्कशन के ये एक फैसला सादिर फरमाया जाता है प्राइम मिनिस्टर हाउस से। तो ये तो मैं समझता हूँ एक अजीब सी कैफियत है, अजीब सी बात है कि ये क्यों करना पड़ा। और अगर कोई ऐसी वजह भी थी तो फिर आप शेयर कर सकते थे पार्टी के साथ, सारी चीजें शेयर करते आए हैं आप, चाहे वो 26वीं अमेंडमेंट हो, चाहे वो 27वीं अमेंडमेंट हो। तो ये समझ नहीं आई क्या है, क्यों किया गया ये। इसके ऊपर फ़ारूक सत्तार साहब ने भी कुछ इशारा दिया। ज़ाहिर है आपने ख़ुद भी फरमाया कोलिशन पार्टनर हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, आपके पास वजारतें हैं और ज़ाहिर है एक ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है MQM के लिए कि उनके गवर्नर जो हैं वो सिंध जैसे सूबे के अंदर हों, एक सेरेमोनियल हेड भी हैं। तो ये कितना अहम है आपके लिए इस पोस्ट के ऊपर आपकी पार्टी से कोई और नॉमिनेशन आना, या आपको, जैसे आपने राइटली इस तरफ इशारा किया कि आपको ऑन बोर्ड भी नहीं लिया गया, तो ये मामला किस तरफ जाएगा? ये पार्टी भी इसमें जाहिर है सोच विचार कर रही है और अपना लाएअमल सामने लेके आएगी कि क्या करना चाहिए। मेरी अपनी पर्सनल राय तो ये है कि इतना बड़ा स्टैंड लिया है, इतना बड़ा फैसला किया है PMLN ने बगैर मशवरे के, तो इस पे तो एक एहतजाज बनता है, बिल्कुल बनता है। और हमें चाहिए कि हम वजारतों से बाहर आ जाएं। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि जो टाइम चल रहा है ये मूव हुकूमत की तरफ से कुछ ना समझ आने वाली है? और अगर आप कह रहे हैं कि मीडिया से आपको इस चीज़ का पता चला और बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो आपको नहीं लगता कि जब अगर आपकी पार्टी भी ये फैसला कर लेती है कि वजारतें छोड़ दें तो मुल्क के अंदर एक सियासी क्राइसिस बन जाएगा? क्या ये वो टाइम है जिस पे अंदरूनी तौर पे सियासत में कोई खलफशार आए? मैं नहीं समझता। देखें, हमें ये तो बावर कराना चाहिए कि आपने बगैर मशवरे के ये फैसला कर लिया। बाकी सारे फैसले मशवरों के साथ होते आए हैं। 26वीं अमेंडमेंट है, 27वीं है। ये ऐसी जल्दबाजी क्या सामने आ गई कि आपको ये फैसला करना पड़ा? तो उसको देखते हुए हम भी एक सियासी जमात हैं और हमारे भी मेंबर्स बैठे हुए हैं, तो हमें मैं समझता हूँ इसको सीरियस नोट पे लेना होगा। इससे कोई सियासी प्रॉब्लम नहीं आता, आईनी इशू कोई ही नहीं बनता। मैं तो सिर्फ एक एहतजाज रिकॉर्ड कराने की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो अब आगे अगर आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और अगर फिर भी हुकूमत परसिस्ट करती है
विद द नेम दैट दे हैव सजेस्टेड एंड वो चला गया सदर साहब के पास और इंडोर्स होके आ जाता है और निहाल हाशमी साहब बन जाते हैं, तो फिर क्या रिएक्शन होगा MQM का? देखिए, पार्टी इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपना लाएअमल सामने लेके आएगी कि क्या फैसला करती है पार्टी इसके बाद। जी, अभी कुछ ये भी खबर आ रही है कि ये तकरीबन फ़ैसला जो है वो फ़ाइनल हो गया है और इनकी तैनाती जो है अब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये खबर भी कुछ देर में आ जाएगी मंजर आम पे और निहाल हाशमी साहब जो हैं वो 31वें गवर्नर होंगे सिंध के। आपकी आवाज़ कट गई, आपका सवाल नहीं आया सामने। सर, मैं गुजारिश कर रहा था कि ये खबर आई है कि मंजूरी दे दी है निहाल हाशमी साहब के नाम पे और वो 31वें गवर्नर होंगे अब सिंध के, तो इस पे कुछ कमेंट अब, क्योंकि इट हैज़ बीन एंडोर्स्ड। मैं उस पे नहीं जाना चाहता। PML, मैं निहाल हाशमी साहब को जानता हूँ, बड़े अच्छे इंसान हैं, कॉम्पिटेंट हैं, वो अपनी जगह, मगर ये एक फैसला कर लेना बगैर मशवरे के कोलिशन पार्टनर से, ये एक अजंबे की बात है। वसीम साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।